हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और अर्थोनॉमिक्स के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनी एंड मनी सप्लाई से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर जो पीवाईक्यू यूपीएससी ने अब तक पूछे हुए लास्ट 10 ईयर में, उस पर हम लोग बात करेंगे और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने भी नहीं देखा है अभी तक, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनी एंड मनी सप्लाई में M1, M2 एंड M3, M4, M0 का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। मल्टीप्लायर क्या होता है, इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2021 में भी, यानी 2021 में भी यही क्वेश्चन सेम आप देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। और दोनों के ऑप्शंस भी देखेंगे तो अप्रोक्स एक जैसे ही है। इंक्रीज इन कैश इन रिजर्व, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और जो 2021 का क्वेश्चन है इसमें भी आप देखेंगे एस CRR इन द बैंक, statutory liquidity ratio in the bank, banking habits of the people, increase in the population in the country, तो ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, मनी मल्टीप्लायर को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ ये दो क्वेश्चन देखिए, एक 2019 में, एक 2021 में सेम पूछा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि भाई यूपीएससी अपने क्वेश्चंस जो है रिपीट नहीं करती है। भाई रिपीट करती है, पूछने का थोड़ा तरीका हो सकता है, बदल सकता है। और ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को भी ये एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रूफ कर देता है, इंपॉर्टेंस दे देता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए। तो चलिए, मनी मल्टीप्लायर के इस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को समझें। इसके लिए हम एक चीज को समझते हैं, बहुत ही सिंपल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग इस चीज को समझेंगे और बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि भाई मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है, तो आई थिंक आप लोगों को भी कहीं जाने की जल्दी नहीं होगा। और अच्छे से चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं तो ये समझिए कि हम बहुत चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर एक बार कर लिया तो क्वेश्चन कैसे भी बन जाए, अपना काम बन जाता है। तो सिंपल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू इस चीज़ को समझने की अपन लोग कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि भाई एक तरह की जो करेंसी है जिसे हम रिजर्व करेंसी कहते हैं, एक तो रिजर्व मनी कह सकते हैं, एक मनी, या इसी को जो है एक और नाम से जाना जाता है, हाई पावर मनी, इस नाम से भी जाना जाता है। इसको इंडिकेट किया जाता है M0 से। ओके, किससे? M0 से इंडिकेट किया जाता है। ये वो करेंसी होती है या ये वो मनी होता है जो किसी भी बैंक में या बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसमें इंजेक्ट किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। बैंकिंग सिस्टम में इसको, ऐसे पैसे को डाला जाता है। देन उसके बाद जो ये बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम ये चीज़ देखते हैं कि एक रिजर्व रेशियो भी तय किया जाता है, जो है रिजर्व रेशियो एक तय किया जाता है, जिसे आप एक तरह से इसे CRR के रूप में देखते होंगे और SLR के रूप में देखते होंगे। तो दोनों क्या है, ये रिजर्व रेशियो है। ठीक है, रिजर्व रेशियो है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक रिजर्व रेशियो होता है, हम सभी जानते हैं CRR और SLR क्या होता है। बैंकिंग सिस्टम में जो पहली बार एक पैसा इंजेक्ट किया जाता है, तो ये इंजेक्ट कैसे किया जा सकता है? तो भाई रेपो ऑपरेशंस के थ्रू इंजेक्ट किया जा सकता है, या लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के थ्रू इंजेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं, MSF के थ्रू भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके थ्रू क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम में जो मनी है उसको इंजेक्ट किया गया। और एक चीज़ होता है जिसे कहा जाता है रिजर्व रेशियो, वो जैसे CRR और SLR होता है। ओके, तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। मानकर चल रहे हैं यहाँ पर रिजर्व रेशियो जो है वो कितना है, 20% का है, इतना हम लोगों ने ध्यान रखा। और बैंकिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो जो इनिशियल जो डिपॉज़िट किया गया, जो इनिशियल डिपॉज़िट है वो कितने रुपीज़ का किया गया? 10,000 रुपीज़ का किया गया। तो
रिजर्व रेशियो कितना है ध्यान रखना, 20% का है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 10,000 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, इसके थ्रू समझेंगे कि जब बैंकिंग सिस्टम में क्या चला गया, 10,000 रुपीज़ चला गया। ओके, 10,000 बैंक ए में गया, इंजेक्ट हुआ। अब इसमें 20% क्या है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है। 20% जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है उसको बैंक ने रख लिया, और बाकी का जो 8,000 रुपीज़ है उसको क्या किया, आगे लोन के रूप में इसने दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो लोन के रूप में बैंक ने किसी पर्सन को अगर दिया है 8,000 रुपीज़, तो ये बैंक के पास ही वो किसी बैंक में जमा नहीं करेगा। हो सकता है बैंक में जमा करे, या फिर कहीं पर वो उसको एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने में खर्च करेगा, तो जो उसे लेगा वो भी बैंक में ही जमा करेगा। यानी घुमा फिरा के ये जो 8,000 रुपीज़ है वो बैंक बी के पास चला गया कहीं। तो ये जो 8,000 रुपीज़ है वो फिर क्या होगा, उसमें से जब बैंक में जमा होगा तो 20% एक बार फिर से रिजर्व रेशियो रख लिया जाएगा। देन जो बचेगा उसको लोन के रूप में आगे किसी को दे दिया जाएगा। देन ऐसे ही ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। फिर 6,400 बचा, 6,400 बैंक सी के पास गया। बैंक सी ने उसमें से 20% अपना रिजर्व रेशियो रख लिया। देन उसके बाद उसमें बचा कितना, 5,120 रुपीज़। ये फिर बैंक सी ने क्या किया, आगे लोन के रूप में दे दिया किसी को। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, चलता रहा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि ये जीरो नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक कि क्या हो जाएगा, पैसा जीरो नहीं हो जाए, तब तक ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आप अगर देखेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में जो रिजर्व रेशियो रखेगा वो कितना रखेगा, बैंक रख पाएगा 10,000 रुपीज़ रख पाएगा। ठीक है, और जो ऋण दिया उसने टोटल, या लोन दिया, वो कितना दिया, 40,000 रुपीज़ का दिया। यानी कुल मिला के जो बैंक में इंजेक्ट किया गया था कितना, 10,000 रुपीज़ इंजेक्ट किया गया था। लेकिन अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो बैंक ने इसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कितना कर दिया, इकोनॉमी में 50,000 कर दिया। यानी कि 50,000 यानी 10,000 रुपया जो इंजेक्ट किया गया था बैंकिंग सिस्टम में, उसने कितने थाउजेंड का काम किया, 50,000 का यहाँ पे काम किया। तो इसे कहा गया मनी मल्टीप्लायर। इसको एक और चीज़ के थ्रू बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। यानी मनी मल्टीप्लायर को कैसे समझा जा सकता है, एक फॉर्मूले के थ्रू भी आप इसे समझ सकते हैं। लाइक जैसे कि हमने इसे देखा, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन जो रिजर्व रेशियो है इनटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा कि 100 अपॉन रिजर्व रेशियो कितना था, 20 था। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 5 टाइम्स आपका मनी मल्टीप्लायर इससे निकल कर आ सकता है। इसके अलावा अब इसको और अच्छे से निकालिए। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, कि जैसे कि जो इनिशियल डिपॉजिट था वो कितना था, 10,000 था, इनटू जो एम निकल कर आया, मल्टीप्लायर निकल कर आया, वो कितना आया, 5 टाइम्स आया, यानी कि 50,000। ऐसे भी आप लोग इसे निकाल सकते हैं मनी मल्टीप्लायर को। तो मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या है कि इकोनॉमी में वो जो पैसा इंजेक्ट किया गया, बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा आया, वो कितनी जगह पर गया और उसने कितने का काम किया, है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने 50,000 का टोटल काम किया। एक सरल शब्दों में अगर हम इसे ऐसे ही समझते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि इनिशियल डिपॉजिट जो था वो 10,000 का था, और टोटल अगर आप देखेंगे जो रिजर्व रेशियो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 10,000 का यहाँ पर हो जाता है, और टोटल जो नया लोन इसमें दिया गया वो 40,000 का दिया गया। यानी ओवरऑल अगर कहा जाए तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति यानी टोटल जो मनी सप्लाई हुआ वो कितने का हुआ, 50,000 का मनी सप्लाई यहाँ पर होता है। तो ये एक तरह से हमें साफ-साफ दिखाई देता है कि कैसे जो रिज़र्व रेशियो है वो, और ये इस चीज़ को डिसाइड करता है कि मनी सप्लाई कितना होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, इस क्वेश्चन पर आते हैं, फिर से अपना जो क्वेश्चन का आंसर है उसको निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पहला स्टेटमेंट कि इंक्रीज़ इन कैश रिज़र्व रेशियो इन द बैंक्स। अगर आप कैश रिज़र्व रेशियो यानी कि सीआरआर को क्या करें, इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें। जब आप सीआरआर को बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बैंकों को ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा। मान लिया जैसे 20% का हमने एग्जांपल लिया, मान लिया 50% कर दिया, तो रिजर्व रेशियो 50% है, अगर फॉर एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, है ना, 50% अगर है तो यहाँ पर क्या होगा कि बैंक को ज़्यादा अपने पास क्या रखना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। सीआरआर रखेगा तो फिर आरबीआई के पास रखेगा, लेकिन यहाँ पे फर्म मान के चलते हैं अपने पास रखा या आरबीआई के पास रखा। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व कितने का रखना पड़ेगा, 50% रखना पड़ेगा। यानी कि उसे पैसा अपने पास आधा अपने पास रखना पड़ेगा और आधा देना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं 20% था तो उसमें क्या हो गया,
कि अब आरबी बैंक के पास ज़्यादा पैसा है और वो ज़्यादा इकोनॉमी में इंक्रीज कर डाल सकता है। तो जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीज करना है हमें। तो जब हम बात करें कैश रिजर्व रेशियो को अगर बढ़ा देते हैं तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, इकोनॉमी में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इंक्रीज इन स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर के मामले में भी सेम यही चीज हो जाता है। एसएलआर के मामले में भी सेम यही चीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई जितना ज़्यादा एसएलआर होगा बैंक को उतना रिजर्व रखना पड़ेगा, और रिजर्व रखने के चक्कर में उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो वो आगे लोन नहीं दे पाएगा। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, बिल्कुल ये चीज़ हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, है ना, जो पर्सन है, मान लिया ये चिंटू भैया हैं, तो चिंटू भैया को अगर हैबिट लग गई बैंक में पैसा जमा करने की, तो वो हर बार जो है 10,000 रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है? अब वो हर महीने 10,000 रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं। तो अब इससे क्या हो रहा है कि बैंक में जो हर बार बैंक में जितना पैसा जमा करेंगे, तो बैंक के पास उतना जो पैसा है वो क्या होगा? इंजेक्ट होगा इकोनॉमी में, और इसमें जितना भी रिजर्व रखेगा बैंक वो रिजर्व रख लेगा। मान लीजिए 20% रिजर्व रख लिया, फिर उसके बाद आगे वो लोन की तरह दे देगा। तो इससे क्या होगा? इससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी, यानी कि मनी मल्टीप्लायर होगा, इंक्रीज होगा। एन इकोनॉमी इंक्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2021 में आए हुए क्वेश्चन का। और 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसका क्या आंसर हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से कर लिया है, अभी आपके सामने ही एग्जाम्पल है ना, इससे कई लोगों की आंखों पे भरोसा भी नहीं होता है कि क्या ऐसा हुआ भी है या हो भी सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को के कॉन्सेप्ट को जिसने अच्छे से कर लिया, और इकोनॉमी में मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे मेरे साथियों। और उसके साथ साथ आप ये देख पाओगे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं बार बार रिपीट होती है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए अच्छे से। ठीक है? तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से मनी मल्टीप्लायर का अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 5 टाइम होगा इसके अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 टाइम मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो 5 टाइम मल्टीप्लायर कितना? ये इतना निकल कर आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि भाई रिजर्व रेशो क्या है। रिजर्व रेशो जितना कम रहेगा मनी मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा, रिजर्व रेशो जितना ज़्यादा होगा मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा, यानी एक सामान्य स्थिति में जनरल वे में ये चीज़ हमें दिखाई देती है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके? तो ये कुछ पॉइंट्स पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ लिखे हुए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर @ अफेयर्स ग्रिड करके आप देख सकते हैं। वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अच्छे से समझने के लिए जो स्पीड है नेचुरल उस पर ही आप लोग समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखने में बड़ा इजी भी है, और लेकिन थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बना है। इफ यू विड्रॉ ₹1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, तो यहाँ पे अब देखिए क्या है, ये डिमांड डिपॉजिट अकाउंट की बात कर रहा है एट योर बैंक। द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। 2020 में ये क्वेश्चन बना हुआ है, 2020 का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझना है कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से आपने क्या किया कि 1 लाख रुपया निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया, तो मनी सप्लाई पर क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इट बाय मोर देन 1 लाख से ज़्यादा इंक्रीज होगी, या इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा? ठीक है, या इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को अब हम लोग एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसमें आएगा कॉन्सेप्ट किसका? मेजर बाय 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स का। ठीक है, जो ये एग्रीगेट आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मनी सप्लाई की जब बात हो रही है, ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन क्या बन रहा है ना? तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना? बहुत ईजी वे में और प्यारे तरीके से चलेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को लेकर।
तो देखिए किसी भी इकोनॉमी में हमने देखा कि जो रिज़र्व मनी है ना, इकोनॉमी सिस्टम में मनी सप्लाई में रिज़र्व मनी एक टर्म है, जिसको हमने पीछे देखा कि इसको हम लोग M0 से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं और इसको हाई पावर मनी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बेसिक मनी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको प्राइमरी मनी और मॉनेटरी मनी भी कहा जाता है। ठीक है? तो जो रिज़र्व मनी है, हमने इसको देखा कि कैसे ये मनी मल्टीप्लायर में काम आया, है ना? हमने मनी मल्टीप्लायर का भी क्वेश्चन देखा पीछे। ठीक है? मनी मल्टीप्लायर का काम क्वेश्चन देखा। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के टर्म को समझने के लिए ज़रूरी क्या है कि हमें भी पता होना चाहिए कि जो मनी है हमारी इकोनॉमी में, उसका स्टॉक कितना है, ठीक है? इस चीज़ को हमें समझना होगा। मनी इन आवर इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या? कि भाई स्टॉक कितना है? स्टॉक ऑफ मनी। और जब हम स्टॉक ऑफ मनी की बात करते हैं, तो स्टॉक ऑफ मनी के मेज़रमेंट के लिए मेज़र के लिए क्या करते हैं? मेज़र बाय 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये 4 एग्रीगेट्स क्या हैं? M1, M2, M3 एंड M4। ये 4 एग्रीगेट्स हैं। इसको हमें क्या करना होता है, देख इसको मेज़र के रूप में कैसे मेज़र करते हैं, मेज़र किसके थ्रू करते हैं कि कितना स्टॉक ऑफ मनी है, वो इसके थ्रू। तो हमें इन मेज़रमेंट या 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स को समझने से पहले थोड़ा-सा एक चीज़ देखना पड़ेगा कि स्टॉक ऑफ मनी जो है, वो क्या-क्या होता है, ठीक है? थोड़ा-सा बात करते हैं किस पर? स्टॉक ऑफ मनी पर। स्टॉक ऑफ मनी। जब आप स्टॉक ऑफ मनी की बात करते हैं, तो इसे 4 भागों में बाँट लीजिए। मुझे पता है कि पेशेंस की कमी होती है आजकल बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत पेशेंसफुली सुनिए और पढ़िए, तो आपको मज़ा आएगा। यही यूपीएससी है। यूपीएससी में पेशेंस का ही इम्तिहान है और आप अगर पेशेंस से करेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में। एक करेंसी इन सर्कुलेशन, ओके? उसके बाद डिपॉज़िट्स विद आरबीआई, इसके बाद बैंक्स और उसके बाद पोस्ट। यहाँ आ जाएगा बैंक्स और ये पोस्टल, ओके? तो जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, ये फर्दर 2 तरीके के होते हैं। कौन-कौन से? एक आपका हो जाएगा पब्लिक फिज़िकल कैश, यानी जो लोगों के पास कैश है।
दूसरा क्या हो जाएगा, कैश विद बैंक। ओवरऑल जो नॉर्मल जो पैसा जनरल वे में रहता है, वो जो सर्कुलेशन में है वो किन किन के पास है, एक तो पब्लिक फिजिकल कैश और कैश विद बैंक्स। इसके बाद जब हम डिपॉजिट विद आरबीआई की बात करते हैं तो इसमें भी फर्दर दो हो जाते हैं। जैसे बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, कि भाई जो बैंक्स ने डिपॉजिट किया हुआ है कहाँ पर, आरबीआई के पास पैसा, ठीक है। इसी तरह से अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो और दूसरे डिपॉजिट्स हो सकते हैं। बैंक के पास दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, कौन कौन से, एक जिसे कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी आप कह सकते हैं। सेम ऐसे ही पोस्टल में भी होता है डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट, डीडी और टीडी, क्लियर है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके जो मनी है पूरी इकोनॉमी में, वो इन इन रूपों में आपको दिखाई देगी। इन सभी रूपों में आपको क्या दिखाई देगा, मनी इन सब जगहों पर अलग अलग रूपों में दिखाई देगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं। देखिए M0 तो हमें पता है कि M0 क्या होता है, और M0 एक तरह से क्या है कि बड़े पैमाने पर हम इसे देखते हैं कि लिक्विडिटी में होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि कोई भी लिक्विडिटी जो है यहाँ पर इन सभी कंपोनेंट के जो हैं, हर एक कंपोनेंट पर अलग अलग लेवल पर होता है। स्टॉक ऑफ मनी इज एग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट मॉनेटरी एग्रीगेटेड, जैसे M1 M2 M3 M4, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है कि पॉलिसीज बनाई जाती है। जैसे M0 की अगर हम बात करें तो M0 में क्या क्या आएगा, तो सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन आ गया। जैसे अगर हम यहाँ पे M0 को लिखें, M0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C, यानी करेंसी इन सर्कुलेशन, प्लस क्या हो जाएगा, डिपॉजिट्स विद आरबीआई, विद आरबीआई एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये दो चीज़ें M0 में निकल कर आती हैं, ठीक है, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई या डिपॉजिट विद। तो इसमें M0 में आप देखेंगे तो ये बैंक्स और पोस्टल का नहीं आता है। लेकिन M1 में अगर हम देखें तो M1 में क्या निकल कर आएगा, तो M1 की अगर हम बात करेंगे तो M1 में क्या होगा, एक तो कैश हो गया आपका, ठीक है, ये प्लस अब क्या आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ये डिमांड डिपॉजिट आ गया, प्लस ये आ जाएगा आपका अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, या ओडी भी लिखा जाता है इसे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये M1 हो गया। M2 में क्या होगा, M2 में M1 प्लस, अब यहाँ पर M2 में देखिए M1 की सारी चीज़ें आ रही हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, बस इसमें प्लस क्या करना है, डीडी करना है। डीडी क्या, डिमांड डिपॉजिट या सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ पोस्टल ऑफिस, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं डिमांड डिपॉजिट विद पोस्टल ऑफिस, क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर आप M3 की बात करें, थोड़ा सा M3 की बात करें, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। चलिए, तो M3 क्या होगा,
M3 में क्या होगा? M3 में जब हम बात करेंगे तो M3 में M1 प्लस, अब देखिए M3 में M1 के सारे कंपोनेंट आ रहे हैं, ओडी भी आ गया, कैश भी आ गया, और ये आपका बैंक बेस्ड डिमांड आ गया, लेकिन बैंक का जो टाइम डिपॉजिट है वो भी इसमें अब ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या ऐड होगा? टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट इसमें ऐड होगा। अब बचा M4, तो M4 में क्या होगा? M4 में M3 होगा प्लस, है ना, M3 होगा, यानी M3 के सारे कंपोनेंट आ रहे हैं, देखिए यहां तक के सारे कंपोनेंट आ रहे हैं M3 के, ये आ गया। ओके, बाकी क्या और ऐड करना है हमको? पोस्टल ऑफिस का ऐड कर देना है। ठीक है, M3 प्लस क्या हो जाएगा? ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये चीज हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अब इन्हीं चीज़ों के बेस पर क्या होता है, इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, सेंट्रल बैंक ये सब तय करते हैं कि भाई मनी सप्लाई कितना होना चाहिए। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पर हम लोग गौर कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा M1 एंड M2, ये दोनों क्या है? इन दोनों को कहा जाता है नैरो मनी। देखिए क्वेश्चन की वजह से हमें कितना कुछ अच्छा पढ़ने को मिल रहा है। और इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो होते हैं ये मोस्टली लिक्विड है ना, सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये जो होता है मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी दैट आर readily available for transaction। ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल नैरो मनी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नैरो मनी कहा जाता है M1 M2 को। क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद M3 एंड M4, ये इसको कहा जाता है ब्रॉड मनी। ओके, क्या कहा जाता है? ब्रॉड मनी कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो M3 है ना, अगर आप मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं, किसकी मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो आप M3 की ही बात करते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई की अगर आप बात करते हैं मेनली, तो M3 की ही बात करते हैं, जिसमें आप देखते हैं क्या? जिसमें आप देखेंगे M1 और टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक आ जाता है। ठीक है, यही मेनली अगर आप बात करते हैं, जैसे M3 इज अ ब्रॉडर, यानी कि ब्रॉडर लेवल पे मेजर करता है ये, मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड includes a wider range of financial assets that are less liquid compared to the component of
M1, ठीक है। तो जो M1 के मुकाबले पे आप देखेंगे तो उससे तो कम लिक्विड होगा, ठीक है, कम लिक्विड होगा, लेकिन इसका जो रेंज है फाइनेंशियल असेट्स का वो ज़्यादा होगा, यानी फाइनेंशियल असेट्स इसके पास ज़्यादा होगा, लेकिन M1 के मुकाबले पर अगर आप लिक्विडिटी को इसको देखेंगे तो लिक्विडिटी कम होता है इसके मामले में। जैसे अगर आप देखेंगे तो M1 में क्या है, कैश है, ये इससे ज़्यादा लिक्विड और क्या ही होगा, है ना। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये भी क्या है, और डिमांड डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या नाम है, आप जाइए बैंक में अपना डिमांड कीजिए, पैसा आ जाएगा आपका, ठीक है, तुरंत लिक्विड हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है मोस्टली हमारा, जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, वो डीडी को लेकर ही सॉल्व कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे आप M3 को देखिए, तो M3 में जो टाइम डिपॉजिट है वो क्या है, वो इतना लिक्विड नहीं है, वो एक टाइम के लिए, एक टर्म के लिए क्या हो गया है, टर्म के लिए डिपॉजिट हो गया है, टर्म के लिए, टाइम के लिए, वो टाइम से पहले आप उसे ऐसे नहीं निकाल सकते, यानी एक बाध्यता जनरल वे में बन जाती है, ठीक है। तो M3 ब्रॉडर है लेकिन M1 के मुकाबले कम लिक्विड है। क्लियर है बात यहां तक। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोग यहां पर नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्या, इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी M3 इज known as मनी सप्लाई। तो जब आप मनी सप्लाई की बात करते हैं ना, तो M3 को ही समझना होगा कि M3 ही है, मनी सप्लाई का मतलब M3। बैंक्स, इसके बाद बैंक्स डू मोर lending when there is more broad money in the system, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में आप देखेंगे तो इसके थ्रू क्या होता है कि ज़्यादा लैंडिंग हमें करने के लिए ब्रॉड मनी है, तो कुल मिला के इस तरीके लैंडिंग बहुत ज़्यादा होता है, देयर बाय द मोर ब्रॉड। तो ये सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा मनी को सप्लाई करता है। तो M3 मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, ब्रॉडर है, बैंक्स डू मोर लैंडिंग व्हेन देयर इज़ अ मोर ब्रॉड मनी, जब उसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा लैंडिंग करेगा, लोन देगा, पैसे सिस्टम मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, मनी मल्टीप्लायर भी फिर ज़्यादा होगा, जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो ओवरऑल अभी आप देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था। अब यहाँ पर एक चीज़ को देखना है कि क्वेश्चन ने हमसे कहा कि डिमांड डिपॉजिट, है ना, डिमांड डिपॉजिट के आने से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे कि भाई ये जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, यानी कि आप गए अपने अकाउंट से कितने रुपया निकाल लिया आपने, 1 लाख रुपया आपने निकाल लिया। कहाँ से, डिमांड डिपॉजिट से निकाल लिया। तो डिमांड डिपॉजिट से आपने पैसा जो निकाला वो कैसे गया, आपके कैश में ही तो आया वापस। यानी पहले अगर आप देखेंगे कि एग्रीगेट मनी सप्लाई के मामले में, अब इसी वाले चार्ट पर आते हैं, इस वाले चार्ट पर आते हैं। अब M3 को देखिए कि आपने क्या किया, डिमांड डिपॉजिट से अपना पैसा निकाला, निकाला और वो कहाँ चला गया, आपके पास कैश फॉर्म में चला गया। तो जब हम एग्रीगेट मनी सप्लाई की बात करेंगे तो ये तो ऑलरेडी पहले से था ही ना, ये ऑलरेडी पहले से 1 लाख रुपया यहाँ था डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास। बस वो किस रूप में कन्वर्ट हो गया, कैश के रूप में कन्वर्ट हो गया ओनली। जब वो कैश के रूप में ओनली कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ। टू लीव इट चेंज, है ना, यहाँ अनचेंज्ड, ठीक है, ये क्या रहा, अनचेंज रहा। यानी ये जो पहले डीडी में था अब किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया ओनली। लेकिन अगर आप एग्रीगेट मनी सप्लाई की बात करेंगे, यानी कि जब उसमें सप्लाई कितना हुआ है, क्या कोई बढ़ा है, घटा है या फिर उससे ज़्यादा बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है, अनचेंज्ड बना रहा है। क्यों, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट से ये कहाँ था, आपके बैंक अकाउंट में जमा किया हुआ था आपने, जैसे कि मान ली सेविंग अकाउंट में जमा किया हुआ था, वहाँ से निकाल के आपने बस कैश अपने हाथ में ले लिया है। तो जब एग्रीगेट मनी सप्लाई का आप कैलकुलेशन करते हैं, मेज़र करते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके का अनचेंज
मतलब किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है, ये अनचेंज्ड रहता है। तो आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर फॉर अबाउट दिस, और इस चीज़ को, क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आपने जो पीछे वाला ये क्वेश्चन किया है ना, आप देख रहे हैं 2021 में आया हुआ, 2019 का क्वेश्चन किया, 2021 का क्वेश्चन किया, देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2020 में भी एक क्वेश्चन ऐसे आया। तो अब आप देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इसी क्वेश्चन को जैसे आपने देखा ना, एग्रीगेट मनी सप्लाई, इसको लेकर ही क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ आंसर तो अपना डी हो जाता है, लेकिन हमने दिमाग से किया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इसके बहाने समझ भी लिया। M1, M2, M3, M0 क्या होते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कैसे इसको मेज़र किया जा सकता है, उन चीज़ों को हमने अच्छे से समझ लिया। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा हो। अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा मेरे लिए, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं। और इसके साथ साथ मेरा नाम त्रिभुवन जे सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अफेयर्स ग्रेड के टेलीग्राम को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो की PDF आपको इसी पर मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि क्या हो जाए कि जब भी एक नया वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ डले, घंटा तुरंत बज जाए। तो इसके बाद मनी एंड सप्लाई से रिलेटेड टोटल जो थे, टोटल आपके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 8 क्वेश्चंस जो हैं लास्ट 10 ईयर में इससे पूछे हुए हैं। तो आपको बस ये चीज़ को ध्यान रखना है कि एवरेज अगर निकाल के चलेंगे तो हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे बना ही है। ठीक है, कुछ 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 क्वेश्चंस बने हुए हैं। हम ओवरऑल दो में 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, 2 पार्ट्स में। पार्ट 3 आएगा तो उसमें कोशिश करेंगे कि जो 3 क्वेश्चंस और जो बचे हुए हैं, उसको हम सॉल्व कर दें धड़ाक से। तो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन मिलते हैं अगले सेशन में इसी जोश और उमंग के साथ। पढ़ते रहिए अच्छे से, और क्रैक कीजिए अपने एग्ज़ाम को विद अफेयर्स ग्रिड। मिलते हैं फिर से। जय हिंद।